रामपुर गांव में एक छोटा सा परिवार था। उस घर में राजवीर अपनी पत्नी सीमा और दो छोटे छोटे बच्चों के साथ रहता था। राजवीर मेहनत मजदूरी कर कर अपना गुजारा करता था। उसे मजदूरी बहुत ही कम मिलती थी। राजवीर बहुत ही गरीब था। उसके घर केवल एक ही टाइम भोजन बनता था। ठंड का मौसम भी आने वाला था। एक दिन उसकी पत्नी सीमा राजवीर से बोलती है, अजी ठंड का मौसम आने वाला है। कई साल से हम एक ही कंबल ओढ़ रहे हैं, वह भी अब फट कर तार तार हो गया है। हम लोग तो अपनी रात किसी तरह काट लेंगे, हमारे बच्चों का क्या होगा? उन्हें यह ठंड बर्दाश्त नहीं होगी। सीमा, मुझे भी अपने बच्चों की बहुत चिंता है। तुम तो जानती ही हो मुझे जितने पैसे मजदूरी के मिलते हैं उनसे घर ही चलाना कितना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में कंबल कहाँ से ला सकता हूँ? एक कंबल की कीमत कम से कम 10 रुपया होगा। मैं तो बड़ी मुश्किल से 1 रुपया ही कमा पाता हूँ। मेरे पास 5 रुपया है, बड़ी मुश्किल से जमा कर कर रखी हूँ। आपका मित्र हरिया तुमसे 5 रुपया उधार लिया था। तुम उनसे 5 रुपया मांग कर और 5 रुपया मुझसे लेकर जाओ, एक कंबल खरीद कर लाओ। तुम सही बोल रही हो सीमा। मैं अभी जाकर हरिया से 5 रुपए लेकर कंबल खरीद कर लाता हूँ। सीमा फिर अपने पति राजवीर को 5 रुपये देती है। राजवीर फिर अपने दोस्त हरिया के पास 5 रुपये मांगने जाता है। हरिया अपने घर के सामने बैठा हुआ था। राजवीर को देखकर हरिया राजवीर से बोलता है, अरे राजवीर भाई, आज मेरे घर कैसे आना हुआ? सब ठीक तो है ना? हाँ भैया, ऊपर वाले का शुक्र है। दरअसल मैं तुम्हारे घर उधार दिए हुए 5 रुपए मांगने आया हूँ। मुझे एक कंबल लाना है। ठंड भी आने वाली है। हम दोनों पति पत्नी किसी तरह रात काट लेंगे, पर हमारे बच्चे ठंड नहीं झेल पाएंगे। राजवीर भाई, तुम्हारी दुख मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मेरी परिस्थिति कुछ सही नहीं है। इस समय 1 भी रुपये नहीं है। तुम अपने 5 रुपये फिर कभी ले लेना। हरिया भाई, किसी तरह मेरे 5 रुपए लौटा दो। मेरे बच्चे कड़ाके के ठंड नहीं सह पाएंगे। राजवीर अपने 5 रुपये मांग ही रहा था, तभी हरिया की पत्नी आ जाती है। वह अपने पति से बोलती है, तुम राजवीर भाई के पैसे क्यों नहीं देते हो? बगैर कंबल के इनकी ठंड की रात कैसे कटेगी? राजवीर भाई, मेरे पास केवल यह 3 रुपये है। तुम यह 3 रुपये ले लो, बाकी के 2 रुपये तुम बाद में ले लेना। राजवीर फिर 8 रुपये लेकर कंबल खरीदने हरिया के घर से निकल जाता है। वह कंबल वाले की दुकान पर जाता है, जहाँ कोई भी कंबल 10 रुपये से कम के नहीं थे। अरे आओ भाई, कंबल खरीदने आए हो। मेरी दुकान पूरे शहर की सबसे अच्छी दुकान है और मेरे यहाँ कोई भी कंबल 10 रुपए से कम के मिलने वाले नहीं है। सेठ जी, मेरे पास केवल ये 8 रुपए है। आप मुझे कोई 10 रुपए के कम दामों में मिलने वाला कंबल दिखा दो। अरे भाई, 10 रुपए के नीचे एक भी कंबल नहीं है। हमारे यहाँ केवल और केवल 10 रुपए के ऊपर के कंबल मिलते हैं। सेठ जी, तो आप मुझे यह 10 रुपए वाला ही कंबल दे दो। बाकी के पैसे मैं 2-3 दिन बाद दे दूंगा। देखो भाई, हम ऐसे तुम्हें उधार नहीं देंगे। कौन पीछे पीछे मांगता फिरेगा? राजवीर फिर उदास मन से कंबल वाले की दुकान पर से निकल जाता है। वह अपने घर आ रहा था। वह मन ही मन सोचता है, कितनी हैरानी की बात है। मैं सारे दिन काम करता हूँ, उस पर भी घर में आराम करने के लिए एक भी साधन नहीं है। गर्मियों में गर्मी से परेशान रहते हैं और ठंड में ठंडी से परेशान रहता हूँ। ना ही कभी पेट भर खाना मिल पाता है। ऐसे जिंदगी से क्या फायदा जो मैं अपने बच्चों को सुख नहीं दे सकता। बेचारी सीमा घर से चलते समय कहा था, कंबल जरूर ले आना। अब मैं क्या जवाब दूंगा? वह मेरी वजह से कितनी परेशानियां सहती है। राजवीर इसी तरह अपने आप से बातें करते जा रहा था, तभी उसे एक बूढ़ा आदमी दिखता है। राजवीर उस बूढ़े आदमी को नजरअंदाज कर देता है। तभी वह आगे जाकर अपने मन ही मन सोचता है, मैं कितना निर्दयी हूँ। उस बूढ़े आदमी को नजरअंदाज कर दिया। पता नहीं वह सुबह से कुछ खाया भी नहीं होगा। मुझे उस बूढ़े आदमी को इस तरह नहीं नजरअंदाज करना चाहिए। राजवीर फिर वापस उस बूढ़े आदमी के पास जाता है और उससे बोलता है, बाबा, आप क्यों इस तरह अकेले बैठे हैं? आपको कोई मदद चाहिए? मुझसे बोलिए, मैं आपको जरूर मदद करूंगा। बेटा, मदद तो मुझे चाहिए, मगर तुम मेरा क्या मदद करोगे? तुम्हारे कपड़े तो तुम्हारी कहानी बता रहे हैं। बाबा, मेरे बस का होगा तो मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। ज्यादा ना सही तो थोड़ी बहुत तो कर ही दूंगा। बेटा, मैं एक सूदखोर से ब्याज पर 7 रुपए उधार लिए थे, लेकिन मैं समय पर उसका पैसे नहीं दे पाया
तो वह मेरा घर छीन लिया, मुझे बेघर कर दिया। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि उस सूदखोर को पैसे देकर अपना घर वापस मांग सकूं। न ही मुझसे कोई काम होता है कि मैं उसको पैसे कमा कर दे सकूं। बाबा आपके बच्चे नहीं है? बेटा मेरे 2 लड़के हैं। मैंने मेहनत मजदूरी कर कर उन्हें पढ़ाया लिखाया। जब उनकी नौकरी लग गई तो मुझे छोड़कर वह शहर चले गए। वहां जाकर घर बसा लिया। एक दिन दोनों आए थे मुझे मिलने नहीं, मेरी जमीन लेने। मेरा बड़ा बेटा कह रहा था, पिताजी मुझे शहर में बिजनेस शुरू करना है, इसलिए मुझे पैसों की जरूरत पड़ रही है। छोटा बेटा बोल रहा था, पिताजी मुझे एक फैक्ट्री खोलनी है। वह दोनों आधे आधे जमीन बेचकर बांट लिए, फिर दोबारा वापस कभी मेरे पास नहीं आए। इतना कहकर वह बूढ़ा आदमी रोने लगा। राजवीर ने किसी तरह उन्हें चुप कराया। बाबा मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही होगी। मैंने आज उससे वादा किया था, आज मैं कंबल लेकर आऊंगा। मैं तो उसके लिए कंबल ना ला सका, इसलिए आप ये 7 रुपए ले लो। मेरे पास तो कंबल ना सही रहने के लिए, घर तो है, आपके पास वह भी नहीं है। बाबा आप ये 7 रुपए उस सूदखोर को दे देना और अपना घर वापस ले लेना। राजवीर फिर 7 रुपए उस बूढ़े आदमी को दे देता है। बेटा तुम बहुत नेक और अच्छे इंसान हो। तुम अपनी परेशानियों में डूबे हुए थे, तब भी तुम बिना किसी संकोच के मेरी मदद की। भगवान ऐसा बेटा सबको दे। बेटा तुमको इसका फल जरूर मिलेगा। वह बूढ़ा आदमी राजवीर को बहुत दुआ देता है और वहां से चला जाता है। राजवीर को उस बूढ़े आदमी का मदद कर कर बहुत अच्छा लगा, लेकिन दूसरी ओर उसे दुख भी था। वह अपनी पत्नी के लिए कंबल ना ला सका, लेकिन उसे इस बात की तसल्ली भी थी। वह अपनी खुद की गरीबी के मारे वह नेक काम किया है। राजवीर फिर अपने घर आता है। तभी उसकी पत्नी राजवीर से बोलती है, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। तुम्हारी राह देखते देखते मेरी आंखें दुख गईं। मन में अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे। सीमा तुम भी छोटी छोटी बातों पर चिंता करने लगती हो। तुम्हें तो पता ही है, जब आदमी घर से बाहर जाता है तो उसे थोड़ा बहुत टाइम तो लग ही जाता है। सीमा मैं हरिया के पास गया था, मगर वह मुझे पैसे देने से इनकार कर दिया। किसी तरह उसकी पत्नी हमारी मजबूरी देखकर 3 रुपए ही दिए। क्या केवल 3 रुपए? तुम 5 रुपए क्यों नहीं लाए? जब उधार लेने आया था तब तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। जब पैसे देने की बात आई तो आनाकानी करने लगा। अजी वह सब छोड़ो, कंबल का क्या हुआ? तुम कंबल लाए? सीमा मैं कंबल लाने गया था, मगर कोई भी कंबल 10 रुपए से कम के नहीं थे। मुझे मजबूरन सेठ के दुकान पर से वापस आना पड़ा। रास्ते में मैं जब आ रहा था तब मुझे एक बूढ़ा आदमी मिला था जिसे 7 रुपए की जरूरत थी। उसे सूदखोर से अपने घर वापस लेने थे। मैं उसकी मजबूरी देखकर उसे 7 रुपए दे दिए। तुमने बहुत अच्छा किया जो उस बूढ़े आदमी को 7 रुपए दे दिए। मगर हम लोगों का क्या होगा? हम लोगों की ठंड की रात काटना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। सीमा ईश्वर ने चाहा तो हमारे कंबल का इंतजाम हो ही जाएगा। तुम अब खाना लगा दो, मुझे बहुत जोड़ों की भूख लगी है। अजी मैंने आज 3 ही रोटी बनाई थी। 2 रोटियां तो हमारे बच्चे ही खा लिए। केवल 1 ही रोटी बची है जिसे हम दोनों लोग आधे आधे खा लेते हैं। सीमा ठीक है, तुम मुझे आधी रोटी ही दे दो और आधी तुम खा लो। राजवीर और सीमा फिर भोजन करने जाते हैं। तभी उनके दरवाजे पर एक गरीब बुढ़िया दरवाजे पर दस्तक देती है। दादी माँ आप कौन है? आपको क्या चाहिए? मैं आपका क्या मदद कर सकता? बेटा मुझे कोई मदद नहीं चाहिए। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। मुझे कुछ खाने के लिए हो तो दे दो। दादी माँ मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ? खाने को मेरे घर केवल 1 ही रोटी बची हुई है जिसे हम दोनों पति पत्नी खाने जा रहे थे, लेकिन आप इसे खा लो, हम लोग पानी पीकर सो जाएंगे। राजवीर फिर अपनी खाने वाली रोटी उस बूढ़ी औरत को खाने के लिए दे देता है, जिसे खाकर वह बूढ़ी औरत अपना पेट भरती है। बेटा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुम मेरी मदद किए। तुम दोनों पति पत्नी बहुत ही नेक दिल और भले इंसान हो। भगवान तुम दोनों का भला जरूर करेगा। बेटा मेरे पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं है, सिवाय यह एक पतीला के अलावा। तुम इसे ले लो और तुम जो भी इस पतीले से मांगोगे तुम्हें वह मिल ही जाएगा। फिर वह गरीब औरत राजवीर और उसकी पत्नी को वह जादुई पतीला देती है और वहां से चली जाती है। राजवीर फिर उस पतीले को लेकर अपने घर के अंदर जाता है और उस पतीले से अपनी जरूरत की चीजें मांगता है। जादुई पतीले मुझे खाने के लिए भोजन दो। राजवीर के इतना कहते ही उस जादुई पतीले से खाने के लिए भोजन आ जाता है। फिर वह दोनों पति पत्नी भर पेट भोजन करते हैं। इसी तरह दिन गुजर रहे थे।
राजवीर और उसकी पत्नी सिमा इसी तरह खुशी रहने लगते हैं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सुरेश अपने माता पिता के साथ रहा करता था। सुरेश के पिता का नाम सुखिया था और माता का नाम गौरी था। सुरेश के पिता जो एक किसान थे, वह खेती बाड़ी का काम भी किया करते थे। सुरेश जो दिन भर अपने दोस्तों के साथ इधर उधर घूमा करता था। सुरेश, चलो हम बाहर घूमने चलते हैं, बहुत दिन हो गया। पहाड़ों वाले जंगल की ओर नहीं गए। मोहन, मेरे प्रिय मित्र, क्यों नहीं, चलो हम चलते हैं। तुम यही रुको, मैं अभी पिताजी से पूछ कर आता हूँ। सुरेश फिर अपने पिता के पास आता है और उनसे बोलता है, पिताजी, वह मेरा मित्र है ना मोहन। मैं उसके साथ पहाड़ों वाली जंगल घूमने जा रहा हूँ। मैं जल्द ही घर चला आऊंगा। अरे कहीं नहीं जाना है, मैं तुम्हें पहाड़ों वाले जंगल जाने की अनुमति नहीं दे सकता। पिताजी, क्यों नहीं, मैं कुछ ही समय में तो फिर वापस चला आऊंगा। नहीं सुरेश, मैंने बोला ना कि तुम कहीं नहीं जाओगे। जाकर कह दो अपने मित्र मोहन से पहाड़ों वाले जंगल नहीं जाना है। सुरेश फिर अपने घर से बाहर आता है और अपने पिता की कही गई बातों को अपने मित्र से कहता है। मोहन, मेरे पिताजी मुझे पहाड़ों वाले जंगल जाने की अनुमति नहीं दे रहे हैं। लगता है हम पहाड़ों वाले जंगल नहीं जा पाएंगे। कोई बात नहीं, हम कल चलेंगे। तुम अपने पिता से मत पूछना, हम चोरी से चलेंगे। शाम होते होते हम फिर अपने घरों को वापस लौट आएंगे। सुरेश का मित्र मोहन फिर अपने घर को लौट जाता है। अगली सुबह मोहन अपने दोस्त सुरेश के पास जाता है, जो उसका लंबे समय से इंतजार कर रहा था। सुरेश, मैं अपने पिताजी को अपने बारे में बिना बताए आया हूँ। मोहन, मैं भी जंगल में जो लोग हमें मना कर रहे हैं। सुरेश, तुम लोगों की बातों में मत ध्यान दो, उनका तो काम है कहना। चलो हम आगे चलते हैं, बस कुछ ही दूर बचा है पहाड़ों वाला जंगल। चलते चलते वह दोनों मित्र पहाड़ों वाले जंगल में पहुंच जाते हैं, जहां पर एक बहुत बड़ा गुफा का द्वार था, जिसमें एक डरावनी वाली आवाज आ रही थी। मोहन, इसमें क्या हो सकता है? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। सुरेश, तुम डरो मत, मैं हूं ना, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मोहन आगे आगे चलता, सुरेश मोहन के पीछे चलता। तभी उन्हें एक भूत दिखता है, जिसका नाम भोलू भूत था। वह दोनों भूत को देखकर डर जाते हैं। अरे मोहन, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। डरो मत, मैं कुछ नहीं करूँगा। तुम दोनों मेरा एक काम करो, तभी मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। भोलू भूत जी, कैसी बात? आप क्या कहना चाहते हैं? जंगल के बाहर एक किस्म का लकड़ी पाया जाता है, उसे लाकर मुझे दे दो, मैं फिर से इंसान बन जाऊंगा। ठीक है, हम वह लकड़ी लेने जा रहे हैं। अगर तुम मुझे लकड़ी लाकर मुझे दे दोगे तो मैं तुम्हें घर जाने दूंगा। मोहन और सुरेश लकड़ी लाने निकल जाते हैं। जाते जाते उन्हें एक आदमी मिलता है, जो उन लोगों से बोलता है। तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? हम दोनों दोस्त एक किस्म का लकड़ी लाने जा रहे हैं, जो भोलू भूत ने मांगी है। क्या तुम्हें भी वह भूत बेवकूफ बना दिया? भोलू भूत सबको इसी तरह बेवकूफ बनाता है। अरे तुम क्या बोल रहे हो? हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। वह कोई भूत नहीं है, वह सबको बेवकूफ बनाता है और सबको इसी तरह परेशान करता है। तुम दोनों घर जाओ और फिर कभी इधर मत आना।
मोहन और सुरेश अपने घर लौट आते हैं। सुरेश के पिता गुस्से से सुरेश से बोलते हैं, सुरेश तुम कहाँ गए थे? हम लोग कब से तुम्हारी राह देख रहे हैं। पिताजी, मैं और मोहन एक साथ थोड़ी दूर टहलने गए थे। सच सच बताओ सुरेश, कहाँ गए थे? गांव के तुम्हारे काका मुझसे मिले थे। उन्होंने तुम्हें पहाड़ों वाले जंगल की ओर जाते हुए देखे हैं। पिताजी मुझे माफ कर दे, अब मैं कभी भी पहाड़ों वाले जंगल नहीं जाऊंगा। सुरेश फिर अपने पिता को पूरी बात बताता है और वह अपने पिता से गलती की माफी मांग लेता है। सुरेश के पिता उसे माफ कर देते हैं और वह छोटा सा परिवार इसी तरह खुशी खुशी रहने लगता है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि हमारी कहानी आप लोग। मदनपुर गांव में हरिया किसान अपनी पत्नी कुसुम के साथ रहता था। उन दोनों का एक बेटा था जिसका नाम मोहन था। मोहन बड़े से शहर में MBA करके एक बड़े से ऑफिस में काम करता। वहीं मोहन के पिता हरिया जो खेत में काम किया करते थे। एक दिन हरिया किसान अपने खेतों में से काम कर वह अपने घर आ रहा था। तभी उसे रास्ते में एक गांव का आदमी मिल जाता है जो हरिया किसान से बोलता है, अरे हरिया भाई, तुम्हारे बेटे का क्या हुआ? उसकी पढ़ाई अभी तक पूरी नहीं हुई, क्या अभी तक वह घर नहीं आया? अरे नहीं भाई रामू, ऐसी बात नहीं है। मेरा बेटा मोहन शहर में पढ़ाई पूरी कर अब वह किसी बड़े ऑफिस में नौकरी कर रहा है। हरिया भाई, तुम्हारी मेहनत रंग लाई। तुम्हारा बेटा मोहन पढ़ लिख कर किसी अच्छे ऑफिस में काम कर रहा है। अरे हाँ भाई रामू, तुम सही बोल रहे हो। मेरा बेटा बहुत मेहनत किया है, तभी तो वह आज उस पोजीशन पर है। हरिया भाई, एक मेरा बेटा है बिरजू, जो दिन भर इधर उधर घूमता रहता। रामू भाई ऐसे मत बोलो, एक ना एक दिन तुम्हारा बेटा बिरजू भी अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा। काश ऐसा हो, मेरा भी बेटा तुम्हारे बेटे की तरह कामयाब हो जाए। रामू मेरे भाई, अब मुझे घर जाने की इजाजत दो। मेरी पत्नी मेरी राह देख रही होगी। चलो ठीक है हरिया भाई, तुम जाओ, मुझे भी बहुत काम है। अब मैं चलता हूँ। हरिया किसान फिर कुदार लेकर अपने घर आता है। आते ही उसकी पत्नी कुसुम हरिया से बोलती है, अजी आप आ गए, मैं अभी आपके लिए खाना लगा दे रही हूँ। अरे भाग्यवान, आज मुझे रामू मिला था जो हमारे बेटे की बहुत बड़ाइयाँ कर रहा था। अजी आप मेरी दिल की बात दूसरों से सुन गए। मेरा बेटा बहुत मेहनत किया है, तब जाके उसका शहर में एक बड़े से ऑफिस में नौकरी लगा है। अरे हाँ भाग्यवान, तुम सही बोल रही हो। हमारा बेटा बहुत होनहार है। भगवान ऐसा बेटा सबको दे। इसी तरह दिन गुजर रहे थे। एक दिन मोहन के ऑफिस में किसी कारण उसकी कंपनी बंद हो जाती है। मोहन फिर अपने घर आने को सोचता है। यह बात किसी तरह उसके पिता को पता चलती है। वह अपने घर आते हैं और अपनी पत्नी कुसुम से बोलते हैं, अरे सुनती हो भाग्यवान, हमारा बेटा अब घर आ रहा है। अजी आप क्या सच बोल रहे हैं? अपना बेटा मोहन घर आ रहा है? हाँ भाग्यवान, अपना मोहन शहर से अपने घर को आ रहा है। उसकी कंपनी अब बंद हो चुकी है। अजी अब क्या होगा? अब हम लोगों का घर कैसे चलेगा? आप तो खेती करते हैं, सिर्फ खेतों से घर चलाना बहुत ही मुश्किल होगा जी। अरे भाग्यवान, अपना बेटा अब इधर ही कुछ काम कर हम लोगों का ख्याल किया करेगा। अगली सुबह मोहन अपने घर आता है और अपने पिता से बोलता है, पिताजी मेरी कंपनी अब बंद हो चुकी है। अब मैं भी गांव में कुछ काम कर अपना जीवन यापन करूंगा। मोहन बेटे, तुम सही बोल रहे हो। तुम इधर ही कोई कंपनी खोजकर नौकरी करो। पिताजी मैं कल ही नौकरी खोजने जाऊंगा। अगली सुबह मोहन एक नौकरी खोजने एक कंपनी में जाता है। जाते ही वह मैनेजर से बोलता है, हेलो सर, मेरा नाम मोहन है। मैं शहर से MBA किया हूँ। आपकी कंपनी में कोई भी काम हो तो मुझे दे दे। मोहन, हमारे इस कंपनी में कोई भी सीट खाली नहीं है। सीट पहले से ही भरी पड़ी है। मैं तुम्हें काम पर नहीं रख सकता। सर मैं कोई भी काम कर लूंगा, मेरे घर पैसे की बहुत जरूरत है। मोहन, मुझे माफ कर दो, मैं दूसरों को निकालकर तुम्हें काम पर नहीं रख सकता। अब तुम जा सकते हो। मोहन फिर उदास होकर दूसरे कंपनी में जाता है। जाते ही वह मैनेजर से पूछता है नौकरी के बारे में। सर मेरा नाम मोहन है, मुझे काम की बहुत आवश्यकता है। आपकी कंपनी में कोई काम हो तो मुझे दे। मोहन,
मेरे कंपनी में कोई भी सीट खाली नहीं है, मैं तुम्हें काम पर नहीं रख सकता। मोहन फिर उदास होकर अपने घर आता है और पूरी बात अपने माता पिता को बताता है। पिताजी, मैं आज बहुत से कंपनियों में नौकरी खोजने गया था, लेकिन मुझे कोई भी नौकरी देने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। मोहन बेटे, तुम चिंता मत करो, तुम्हें एक ना एक दिन नौकरी मिल ही जाएंगी। पिताजी, अब मैं बाहर घूमने जा रहा हूँ, शाम होते होते मैं घर वापस आ जाऊंगा। ठीक है मोहन, तुम जाओ बाहर घूम कर आओ। मोहन फिर बाहर घूमने चला जाता है। तभी उसे रास्ते में एक पानी पूरी का ठेला दिखता है, जहाँ बहुत सारे लोग पानी पूरी खा रहे थे। अरे वाह, मुझे मिल गया आइडिया, अब मैं भी कल से पानी पूरी बेचना शुरू कर दूंगा। मोहन फिर अगली सुबह से पानी पूरी का ठेला खोल लेता, जिस पर MBA पानी पूरी वाला लिखा हुआ था। मोहन की दुकान देखकर कुछ लोग उसके दुकान पर पानी पूरी खाने के लिए जाते हैं। भाई मोहन, मुझे जरा अपना पानी पूरी खिलाना, जरा देखो कि तुम कैसे पानी पूरी खिला रहे हो। अभी खिलाता हूँ। मोहन फिर पानी पूरी खिलाने लगता है। उस ग्राहक को मोहन का पानी पूरी बहुत ही अच्छा लगता है। मोहन भाई वाह, क्या पानी पूरी बनाते हो तुम, खाने में तो मजा ही आ गया। मोहन इसी तरह पानी पूरी बेचता और खुशी खुशी अपने माता पिता के साथ रहता, और कुछ ही समय में मोहन एक बहुत बड़ा बंगला भी खरीद लेता। मोहन अपने नए बंगले में अपने माता पिता के साथ खुशी खुशी रहने लगता। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हमें कमेंट में बताएं कि हमारी कहानी आप लोगों को कैसी लगी।